सो हे एवरीवन, दिस इज़ हेमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपके सामने एक एक्ट लाई हूँ उसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन 2000 एक्ट। ठीक है, तो ये जो एक्ट है ये हम बिल्कुल हिंदी में पढ़ेंगे और हो सकता है कोई आपके सामने ऐसी टर्म आए, क्योंकि सरकार के जो भी एक्ट या फिर पॉलिसी जो है जिन शब्दों में हमारे सामने आती हैं वो उन शब्दों का मीनिंग बिल्कुल ही सटीक होता है। तो यहाँ जो सरकार है अपनी एक अलग सी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करती है, यानी कि उनके अपने शब्द होते हैं प्रशासन के, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। वैसे आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये शब्द आपको समझ ना आए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि ये शब्द सारे जो आपको हैं साथ साथ समझाती रहूँ। ठीक है, तो अगर हम इस पर चर्चा डाल लेते हैं कि ये यहाँ जो है 2000 का वर्णन जो है पिक में दिखाया गया है। तो 2000 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये एक्ट 2000 में दोबारा लागू किया गया था। इससे पहले ये एक्ट 1986 में लागू किया गया था ऑल ओवर इंडिया में, और जम्मू कश्मीर में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम पे वो एक अलग से यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, तो इसका ये रीज़न था ये दोबारा आया क्योंकि उस टाइम पर ये एक्ट ढंग से कहें तो इम्प्लीमेंट या क्रियान्वयन नहीं हुआ था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, 2000 का ही पढ़ेंगे और हमारे सिलेबस में 2000 का ही बताया हुआ है। तो सर्वप्रथम नए कानून को संसद में विधेयक के रूप में पेश किया गया था। विधेयक एक तरह से हम कहें तो बिल। ठीक है, जो ये कानून था, क्योंकि संसद में कोई भी चीज़ जो लागू करनी होती है उसे हम बिल के रूप में जानते हैं, इसलिए यहाँ इसकी टर्मिनोलॉजी है बिल। ठीक है, तो जो ये कानून है एक बिल के रूप में पेश किया गया था 30 दिसंबर 2000 को। राष्ट्रपति ने इस पर जो है अपने सहमति व्यक्त की थी और तभी से ये जो एक्ट है अधिनियम वो ये वाला एक्ट कहलाया। किशोर न्याय बाल केयर एंड प्रोटेक्शन कहें तो देखभाल और संरक्षण अधिनियम। यहाँ संरक्षक और ने काट दीजिएगा, यहाँ गलत प्रिंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। और जो कानून का उल्लंघन करने वाले और उपेक्षित किशोर अन्यथा समाज द्वारा शोषित हैं, यह ऐसा कानून है जो ऐसे दोनों प्रकार के किशोरों से संबंधित है, अर्थात जो शिकार हैं और जिसने क्राइम किया है। तो ये जो एक्ट है ये बेसिकली दो तरह की कैटेगरी जो है बांटता है। ठीक है, बच्चों की में दो कैटेगरी बांटता है। एक जो कानून का विरोध करते हैं, यानी कि कोई भी कहें तो उल्लंघन करते हैं। ठीक है, कानून का उल्लंघन करते हैं। और एक जो समाज द्वारा जो शोषित है। ठीक है, समाज द्वारा शोषित लाइक उसके लिए जो अधिकार होने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, या उसे केयर की ज़रूरत है, कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इसमें जो है दोनों तरह के बालक जो हैं आते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ने इसमें जो एक चाइल्ड कौन होता है उसकी परिभाषा भी दी हुई है। तो इसने बताया है कि जो किशोर है वो बिलो 18, यानी कि जो भी बच्चा कौन होता है, एक तरह से जो 18 साल से कम उम्र का है। ठीक है, 18 साल से कम उम्र का उसे एक बच्चा कहते हैं। ठीक है, या कहें तो किशोर, वैसे तो बच्चा ही कहेंगे क्योंकि इसमें चाइल्डहुड से लेकर एडोलेसेंस दोनों एज कवर होती हैं, इन्फेंसी भी होती है। ठीक है, तो दोबारा पर देख लेते हैं। अर्थात जो शिकार है, यानी कि जिससे कहे तो पीड़ित है और जिसने कोई भी अपराध किया है वो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो ये एक्ट है इसमें विचारधारा क्या है। ठीक है, हर एक एक्ट की अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, तो इसमें भी कुछ विचारधाराएं हैं, उन पे नज़र डालते हैं। 1860 की भारतीय दंड संहिता IPC आपने पढ़ा होगा, इंडियन पिनल कोड जैसी संविधि पर नज़र डाले तो यहाँ आएगा पाते। ठीक है, आप सही कर लीजिएगा, यहाँ आएगा पाते हैं कि दंड विधि ने आयु कच्ची समझ के आधार पर रियायत भी दी है, अर्थात 7 साल से 12 साल में से छोटे बाल के अपराध को वयस्क तुलना में ने दिखाए गए अपराध से कम समझा।
यानी कि इसमें जो विचारधारा दी है, तो इसमें आपको सरल शब्दों में बताती हूँ कि 1860 की जो इंडिया आईपीसी की जो जैसी संविधि है, अगर हम उसको देखते हैं तो देखो, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग सज़ा का प्रावधान होता है। ठीक है, तो इसमें जो है उन्हें रियायत दी है, क्योंकि आयु जो है, कोई भी जो बच्चा है बिलो 18 ईयर्स बच्चा होता है, ठीक है, तो वो अगर कोई अपराध करता है, ठीक है, जैसे चोरी हो गया, डकैत हो गया, या कहें तो किसी को मार दिया, तो उसके आधार पर जो है बच्चे को रियायत दी जाएगी, थोड़ी सी छूट। क्योंकि इसका और सरल मीनिंग समझ लेते हैं, 7 साल से 12 साल का बच्चा, ठीक है, यानी कि आप लगाइएगा 7 से 12 साल का बच्चा, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं होती, तो उसको एक बड़े के रूप में कंपैरिजन करके देखें तो उसका जो है अपराध कम होता है, क्योंकि उसमें कोई बुद्धि नहीं होती और वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाता। अगर वो बुद्धि का इस्तेमाल कर पाता तो वो मर्डर या चोरी वोरी जो है वो नहीं करता। ठीक है, तो उसमें जो है इनको रियायत दी गई है, यानी कि छूट दी गई है। ठीक है, दूसरे, आपराधिक न्याय वाली हमारी पद्धति स्वाभाविक रूप से विपरीत है। जो आपराधिक न्याय वाली जो इनका सिस्टम है कोर्ट का, वो स्वाभाविक रूप से जो है वो बिल्कुल ही उल्टा है। जहां पुलिस, कोर्ट और कार्यविधि लंबित और थकाऊ न्यायिक वितरण प्रणाली है। आपने देखा होगा कि कई केस ऐसे पेंडिंग हैं अभी तक, जिनका जो है कोई जजमेंट पास नहीं की गई है। तो इसलिए बताया गया है कि ये जो पद्धति है हमारी, वो बिल्कुल ही विपरीत है। जहाँ क्या है, पुलिस है, कोर्ट तो हैं, पुलिस भी है, कोर्ट भी है, कार्यविधि जो प्रोसीजर होता है वो लंबित यानी कि लॉन्ग प्रोसीजर है, थकाऊ भी है। ठीक है, और न्यायिक वितरण प्रणाली है। क्योंकि ये इसलिए दिया गया है, हमारे इंडिया में जिसने अपराध किया है उसे सज़ा पाने से पहले कोर्ट में ऐसा प्रावधान है कि वो अपने आप को जितना बचा सके बचा ले। ठीक है, इसलिए ये ऐसी वितरण प्रणाली जो है, ये सिस्टम जो है ये है। ठीक है, बाल और वयस्क में फ़र्क है। मैंने जैसा अभी बताया कि एक बच्चे में और एक बड़े में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि उनकी बुद्धि का विकास नहीं होता। ठीक है, इसलिए दोनों को एक निगाह से नहीं देखा जा सकता, दोनों को एक तरह से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, क्योंकि वो बुद्धि जो उनका बौद्धिक विकास है बिल्कुल अलग अलग होता है। इसलिए बाल अधिकारों के कन्वेंशन, यहाँ CRC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी नहीं है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको आई बटन पर भी लिंक इसका शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो जो CRC है बाल अधिकारों के कन्वेंशन के अंतर्गत, जैसा कि वर्णित है, बाल अधिकारों के हित में इनसे निपटने की विधि और क्रियाविधि जो है बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्योंकि बड़े में और छोटे बच्चे में बिल्कुल फ़र्क होता है, तो हम एक निगाह से उसे नहीं दे सकते, क्योंकि उनका जो है बिल्कुल भी बौद्धिक विकास जो है अच्छी तरह से बच्चे का नहीं हुआ होता। ठीक है, इसलिए जो UNCRC में लिखा हुआ है, वर्णित है, तो बाल अधिकारों के हित के लिए, यानी कि बच्चों के जो अधिकार होते हैं उनके कल्याण के लिए कहें तो, इससे निपटने की विधि, ठीक है, और क्रियाविधि जो है बिल्कुल ही अलग है। प्रोसीजर कहें तो, प्रोसेस बिल्कुल अलग है, उसके हिसाब से उसमें चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 15(3). यहाँ हम अनुच्छेद को याद नहीं करेंगे, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, पर ठीक है। अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत भारतीय संविधान राज्य को बाल, महिला और समाज अन्य संवेदनशील वर्गों के पक्ष में अलग अलग बर्ताव करने के लिए सशक्त करता है। यानी कि जो भी हमारे संविधान में अनुच्छेद 15 के तीसरे भाग में लिखा है, वो किसके लिए, बाल और महिला, ठीक है, चाहे वो विमेन हो या फिर वो चाइल्ड हो, समाज अन्य संवेदनशील वर्गों
के पक्ष में जो भी संवेदनशील वर्ग है हमारे समाज में, उनके लिए जो भी बर्ताव है वो अलग अलग करना होता है। ठीक है, राज्य ने बाल वर्ग के लिए अलग से कानून बनाए हैं। ठीक है, जैसे ये जे एक्ट, ये एक बाल कानून है। ठीक है, तो अलग अलग कानून बनाए हैं। अंततः सामाजिक कलंक को कम करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। किशोरों और ऐसे बालकों का विकासात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, जो भी हमारे देश में बच्चों के लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं, जैसे ये है जे एक्ट, ठीक है, या कहें तो पॉक्सो एक्ट, और कहें तो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और पॉक्सो एक्ट मेरे आपको चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्ट हैं ये बच्चों के लिए बनाए गए हैं। तो इसमें जो है पूरे बच्चों की जो डेवलपमेंटल नीड्स जो होती हैं उनको ध्यान रख कर ये एक्ट बनाते हैं, ताकि बच्चे का विकास हो सके साथ में। ठीक है, ये भूलना मत, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब इस एक्ट की विचारधाराएं तो पढ़ ली, पर इस एक्ट के कुछ उद्देश्य भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स, उन पे भी नज़र डालते हैं। तो किशोर, सबसे पहला जो उद्देश्य है, किशोर कानून को बाल अधिकारों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के अनुरूप लाना। यानी कि जो हमारे देश के कानून हैं, बाल कानून, ठीक है, उनको जो है CRC, मैंने बताया यूनाइटेड नेशन ऑफ कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक कानून बनाया गया था बच्चों के अधिकारों के लिए। ठीक है, तो उसके अनुरूप लाना जो भी हमारे इंडियन चाइल्ड जो लॉज हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण की प्रभावी और वैकल्पिक विधियां उपलब्ध कराना। अब इसमें बात करते हैं पुनर्वास की। तो पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन। ठीक है, तो रिहैबिलिटेशन कैसे हो सकता है कि बच्चे को जो है एक जगह पर भेज दिया जाए और वहाँ उसकी जो डेवलपमेंट नीड्स हैं वो पूरी की जाए। ठीक है, और सामाजिक पुनः एकीकरण यानी कि जो भी बच्चा इसका शिकार हुआ है, चाहे वो अब्यूज़ का शिकार हुआ हो या फिर किसी का भी शिकार हुआ हो, ठीक है, उसे समाज के साथ पुनः दोबारा जोड़ना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा ऐसे जैसे किसी भी अब्यूज़ का शिकार हुआ हो तो वो समाज में जाने से डरता है दोबारा। ठीक है, तो वहाँ जो है सामाजिक पुनः एकीकरण की बात की गई है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनको प्रभावी और ये जो है वैकल्पिक, इफ़ेक्टिव और अल्टरनेटिव जो विधियाँ होती हैं, मेथड्स होती हैं, वो उपलब्ध कराई जा सकें, ये इसका सेकंड उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा, कानून को लागू करने स्वैच्छिक संगठनों और स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक आएगा यहाँ पर, नियमों को शामिल करके कम करने की बजाय सहायताकर्ता के रूप में राज्य की भूमिका का निर्धारण करना। ठीक है, जो कानून को जो लागू किया है, ठीक है, चाहे वो स्वैच्छिक संगठन या कहें तो NGOs कह लो, या फिर कोई भी वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उनके नियमों को शामिल करके जो है कम करने की बजाय जो है राज्य का जो रोल है उसको जो है निर्धारित करना। ठीक है, कि ये जो है अपना सारा रोल नहीं निभाएंगे, बल्कि कुछ जो है रोल वो राज्य का भी बनता है, ताकि जो है राज्य जो है उन्हें फ़ंड दे सके, या फिर कहीं तो ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करवाए। ठीक है, तो बहुत सारे जो रोल हैं वो राज्य भी कर सकता है, तो उनका जो है निर्धारण करना। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ या कहें तो लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा इसका, प्रत्येक ज़िले में अनेक किशोर न्यायिक मंडल। ठीक है, किशोर न्यायिक मंडल यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जे बोर्ड, CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ठीक है, और बाल सुधार गृहों की स्थापना करना, यानी कि जो भी मतलब इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में जे बोर्ड की स्थापना हो, CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की स्थापना हो, बाल सुधार गृह बनाए जाएं। ठीक है, ताकि जो है किशोर या बाल तक अधिक बोझ जो है स्थापित हो सके।
ताकि ये अवसर मिले जो बच्चे जिनको नीड है केयर की या प्रोटेक्शन की, उनको ये पहुँच हो। ठीक है, इसलिए हर ज़िले में बनवाए जाएं, इस्टेब्लिश किया जाए इन्हें। अब इस एक्ट की कुछ विशेषता हैं, उन पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है इसमें अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि इस एक्ट के अंदर जो बताए हैं, किशोरों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। 2 श्रेणियां जो है मैं पहले आपको बता चुकी हैं। एक कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर, या फिर क्या सीधी तरह से कहें कि कानून के मतलब अपराध करने वाले किशोर, और दूसरा देखभाल एवं संरक्षण की ज़रूरत वाले बाल, यानी कि जिन्हें देखभाल की ज़रूरत है या कहें तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि रात में कहीं भी घूमना बिल्कुल ख़तरे के लिए खाली नहीं हो सकता, या फिर सोते हैं बच्चे रोड पर, ठीक है, तो कोई भी उठा सकता है और बाद में उनसे भीख मंगवा सकता है। तो एक तरह से उन्हें प्रोटेक्शन की भी नीड है, देखभाल। कोई बच्चा अपना जीवन यापन करने में जो है बिल्कुल भी असमर्थ होता है, ठीक है, तो उनको जो है केयर की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना जीवन यापन करें। ठीक है, तो जो 2 श्रेणियां हैं वो ये थी, पहला हमारा कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर, और जिन्हें नीड की ज़रूरत है और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। उपयुक्त दोनों मामलों में निर्धारित आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि इस कानून ने जो बच्चे की परिभाषा दी है वो बिलो 18 ईयर्स बताई गई है। तो जो मामले हैं, जो दोनों श्रेणी बांटी गई है, वो 18 वर्ष से अधिक ना हो, क्योंकि फिर हमारा जो बच्चा है वो एडल्ट कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो पहली श्रेणी में कौन से किशोर आते हैं वो देख लेते हैं। पहली श्रेणी में ऐसे किशोर शामिल हैं जिन पर अपराध करने का आरोप है, ठीक है, या जिन्होंने कोई अपराध किया है और उनका जो है आरोप लगा है। इस मौजूदा अधिनियम को ध्यान में रखते हुए अपराध का अर्थ ऐसे कार्य करना है जो कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया हो। ठीक है, ये जो अधिनियम है, इसमें जो है इसको जो ध्यान में रखते हुए अपराध जो है उसे बोला गया है कि अपराध क्या हो सकता है। एक तरह से वो कार्य करना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अपराध हैं लिस्ट बनाई हुई है वो करना, ठीक है, जिनसे जो है एक बच्चे को दंड की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो बताया है कि अपराध वो है ऐसा कार्य या ऐसा काम जो कानून के अंतर्गत, जो कानून में एक सज़ा के बराबर होती है। ठीक है, सेकंड है हमारा, अब इसमें पहली श्रेणी का तो पता चल गया, सेकंड श्रेणी का क्या है। दूसरी श्रेणी में ऐसे बाल जो 9 तरह की योग्यताओं, असमर्थताओं, क्षमताओं से ग्रस्त हैं। 9 तरह की योग्यताओं, असमर्थताओं जो भी है, या कहें तो एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो इन जो 9 तरह की कैटेगरी हैं वो हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे बेघर होना, अगर कोई बच्चा जो है दूसरी श्रेणी यानी कि देखभाल और संरक्षण वाले, तो देखभाल और संरक्षण वाले कौन होंगे, जैसे बेघर होना, किसी के पास घर नहीं है या किसी के पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया है। ठीक है, जीवन निर्वाह के साधनों का ना होना, या कहें तो एक घर जैसे बेसिक जो नीड होती है, घर, छत, कपड़ा, मकान जो भी है वो ना होना। ठीक है, जीवन निर्वाह के साधन, अपनी जो है अपना जीवन जीने में जो है दिक्कतें आती हैं, उनका चीज़ों का ना होना, जिसे उसे मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी दी है। ठीक है, अब या फिर वो बच्चा हो सकता है जिससे या तो मारा गया हो या फिर मारने की धमकी दी जा रही है वो, ठीक है, मारा हो, ठीक है, मारने की, क्षति पहुंचाने की धमकी, या जो मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम है, यानी कि जो डिसेबिलिटी, डिफरेंटली एबल्ड है मेंटली और फिज़िकली से रूप से, और या फिर किसी बच्चे को कोई रोग है जो पेरेंट्स ने उन्हें त्याग दिया हो। ठीक है, और देखभाल करने वाला कोई नहीं है उनके पास, उनके पेरेंट्स नहीं हैं, यानी कि अनाथ हैं, दुर्व्यवहार से ग्रस्त हैं, दुर्व्यवहार से यानी कि अब्यूज़ हो रखा है उनके साथ, सिविल अशांति है, और यौन उत्पीड़न है, यानी कि सेक्सुअली जो है उनको
सेक्सुअल अब्यूज़ जो है किया गया है उनके साथ। ठीक है, तो ये थी हमारी कैटेगरी और ये उन बच्चों के लिए है जो चिल्ड्रन इन नीड एंड प्रोटेक्शन वाले हैं। ठीक है, यानी कि जिन्हें देखभाल और संरक्षण की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित कानूनी प्रक्रिया। अब जिन किशोरों ने या कहें तो जिन बच्चों ने कानून का उल्लंघन किया है उनके लिए भी तो कुछ कानूनी प्रक्रिया होगी, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर से निपटने के लिए प्रत्येक जिला या जिला समूहों के लिए जेजे बोर्ड गठित किया गया था। यानी कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव था, किशोर न्यायिक मंडल जेजे बोर्ड जो है उसको गठित किया जा सकता है। इस बोर्ड में महानगर मजिस्ट्रेट, यानी कि महानगर जो भी मजिस्ट्रेट है वो, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, और 2 सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जिनमें से जो है एक महिला होनी आवश्यक है। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। जो भी कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर है उनसे निपटने के लिए हर एक ज़िले में जेजे बोर्ड को स्थापित किया जा सकता है, और इस जेजे बोर्ड में जो मेंबर होते हैं वो कौन होता है? एक मजिस्ट्रेट होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, और 2 सोशल वर्कर होते हैं, जिसमें से एक महिला जो है होनी अनिवार्य है। ठीक है, कानून में बोर्ड के लिए किसी ऐसे मजिस्ट्रेट की नियुक्ति तभी की जानी चाहिए यदि उसे बच्चों के से संबंधित, यानी कि अब मजिस्ट्रेट की कहें तो एलिजिबिलिटी भी कुछ होनी चाहिए। ठीक है, तो उस मजिस्ट्रेट की एलिजिबिलिटी क्या है कि उसने जो है उस मजिस्ट्रेट को तभी नियुक्त किया जाएगा या अपॉइंट किया जाएगा जब उसे बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याणकारी गतिविधियों में शामिल होने का कम से कम 7 वर्ष का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, यानी कि बच्चों से जो भी स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याणकारी जो गतिविधियां होती हैं जो हमारे देश में चलायमान हैं, ठीक है, वो उसका जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 7 वर्षों का हो, और इसी तरह कार्य अवधि और इस्तीफ़ा देने के तरीके भी निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि जो कार्य अवधि है मजिस्ट्रेट की वो, और इस्तीफ़ा जो है रिज़ाइन, वो भी निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उल्लंघन करने वाले किशोर को बोर्ड के समक्ष तत्काल प्रस्तुत किया जाता है। अब जिसने अपराध किया है वो बोर्ड के सामने जाता है उसी टाइम जब उसको पकड़ा जाता है। ठीक है, बाल को जांच अवधि, अब जिसने अपराध किया है उसकी जांच भी होगी, तो जांच अवधि के दौरान संप्रेक्षण गृह एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम में जो है भेजा जाता है, जहाँ बच्चे को ऑब्ज़र्व किया जाता है। ठीक है, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उस दौरान उसको वो अच्छी भली भांति से नोट करते हैं। ठीक है, और जब जांच पूरी होती है तो ऐसे बाल को सुधार के उद्देश्य से विशेष गृह में भेजा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें जो है बताया गया है कि अगर कोई बच्चा अपराध करते हुए पकड़ा गया है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा है, ठीक है, तो उसे जो है जेजे बोर्ड के सामने प्रस्तुत करते हैं, और उसकी जो है जांच अवधि के लिए, यानी कि उसकी जांच के लिए एक गृह में भेजा जाता है जिसका नाम होता है संप्रेक्षण गृह कह सकते हैं कि वहाँ जो है बच्चे के ऊपर सुपरविज़न किया जाता है, निगरानी की जाती है। ठीक है, और जब जांच जैसे पूरी हो जाती है तो हमारी एक कमेटी थी जिसका नाम मैंने बताया था CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, वो जो है उसे विशेष गृह में भेज देती है या भेज सकती है। ठीक है, अतः बोर्ड द्वारा 2 स्थानों, बोर्ड जो है जेजे बोर्ड, वो 2 स्थानों संप्रेक्षण गृह और स्पेशल होम का निर्धारण किया जा सकता है। जो बोर्ड है वो ये निर्णय लेगा कि बच्चे को जो है संप्रेक्षण गृह भेजे, यानी कि बच्चे को पूरी तरह से एक तरह से बच्चे के ऊपर पूरी निगरानी रखी जाए, या फिर स्पेशल होम जहाँ पर बच्चों को जो है बहुत सी सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो वहाँ भेज सकते हैं। ठीक है, पहला गृह पूछताछ के दौरान लगने वाला समय में कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की देखभाल से संबंधित है। यानी कि जो संप्रेक्षण गृह है वो जब किशोर से कुछ पूछताछ की जाती है तो ये उसके लिए है। ठीक है, उसमें जो है कम से कम टाइम लगता है, मैक्सिमम 4 मंथ के लिए होता है। ठीक है, और स्पेशल होम जब हमारा संप्रेक्षण गृह पूरा हो जाता है तो
स्पेशल होम भेज दिया जाता है बच्चों को। तो वो होम कौन सा है? पूछताछ के बाद पुनर्वास से संबंधित है। ऐसे गृह जिलावार या जिला समूह से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, जो स्पेशल होम है वो एक तरह से सुधार गृह हम कह सकते हैं, जब बच्चे को पुनर्वास रिहेबिलिटेशन कहें तो वहाँ जो है भेज देते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको कि जो भी बच्चा जो है उल्लंघन करता है तो उसको जो है पकड़ते हैं। पहले पकड़ता कौन है? या तो लोकल पुलिस या फिर स्पेशल पुलिस, क्योंकि ये बच्चों के लिए जोड़ी जाती है। तो पुलिस पकड़ के लाती है और बच्चा जो है, बच्चे को तुरंत बोर्ड के जेजे बोर्ड के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है। और फिर वहाँ से उसको, अगर बच्चा कुछ नहीं बोलता है उसके सामने, तो बच्चे को जो है संप्रेक्षण गृह में भेजा जाता है। और संप्रेक्षण गृह में उसकी सारी एक्टिविटीज़ नोट करने के बाद, जितना भी टाइम लगता है, ठीक है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ नोट की जाती है और फिर बच्चे को सुधार गृह यानी कि विशेष गृह में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये था ये अपराध करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है अब बच्चे ने अपराध कर दिया है, ये साबित हो जाता है। ठीक है, तो अब इनका अरेस्ट कैसे होता है बच्चा, और बेल कैसे होती है। ठीक है, अब ये समझते हैं। तो अरेस्ट और बेल में क्या है? जब किशोर को पुलिस पकड़ लेती है तो उसे तुरंत किशोर पुलिस इकाई, ठीक है, जेजे पुलिस यूनिट या पदनामित पुलिस अधिकारी के सुपुर्द कर देना चाहिए, जिसे आगे मामले को बोर्ड के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम समझें, जैसे मैंने अभी पूरा प्रोसीजर बताया, तो जब किशोर को पुलिस पकड़ लेती है, ठीक है, बच्चा पुलिस के हाथ लग गया है, तो उसे तुरंत किशोर पुलिस इकाई यानी कि एक जुवेनाइल पुलिस होती है, पुलिस यूनिट होती है उसके पास, या फिर पदनामित जो भी वहाँ का पुलिस ऑफिसर है उसके पास भेज दिया जाता है और वो उसे आगे बोर्ड के समक्ष लाती है, बोर्ड के सदस्यों के समक्ष। ठीक है, जिसमें मजिस्ट्रेट एक महिला और न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है और एक मेल सोशल वर्कर। ठीक है, कानून में किशोरों को पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल जो है कानून में किशोरों को पकड़ने के लिए स्पेशल पुलिस सृजित करने की आवश्यकता है। यहाँ आग हटा दीजिएगा, ये गलत है, तो स्पेशल पुलिस यहाँ कर दीजिएगा। तो जो है पुलिस लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा पुलिस, यहाँ मैं लिख देती हूँ वैसे, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो स्पेशल पुलिस सृजित करने की व्यवस्था है। ठीक है, अब जब बच्चे को पकड़ा जाता है तो बच्चे को आम ऑफिसर कहें तो उनके लिए एक स्पेशल पुलिस यूनिट जो है वो जो है एक सिस्टम बिठा रखा है उन्होंने। जब तक ज़मानत की बात है, तो ज़मानत करवानी है बच्चे की, तो उल्लंघन करने वाले किशोर को आईपीसी 1973 के प्रावधान के अनुसार, जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड है उसके 1973 के अनुसार प्रतिभू या इसके बिना पुलिस अधिकारी ज़मानत पर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जो है पुलिस को ज़मानत के आधार पर जो है बच्चे को छोड़ देना चाहिए, और पुलिस को नहीं लगता कि ज़मानत नहीं होनी चाहिए तो बच्चे की ज़मानत नहीं होती और बच्चे को सीधा ही निरीक्षण गृह में भेज दिया जाता है, जब बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ को नोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी का पॉइंट है, पुलिस को सूचित करना चाहिए उसके अभिभावकों को। अगर बच्चा पकड़ा गया है तो अभिभावकों को सूचित कर देगा। बोर्ड के फिर सामने लाने के लिए निर्देश, यानी कि बोर्ड के समक्ष कोई बच्चा आ रहा है तो उससे पहले जो है गाइडलाइन देना। ठीक है, और अधिकार क्षेत्र में परिवीक्षा अधिकारी, जो भी अगर बच्चे को संप्रेक्षण क्षेत्र में या गृह में भेजते हैं तो उसके अधिकारी को भी सूचित किया जाना चाहिए, ताकि फ़ैसला लेने से पहले जो भी कमेटी जो है जो फ़ैसला लेगी, तो उसके फ़ैसला लेने से पहले बोर्ड के समक्ष किशोर की जो है पहले से जानकारी जो है उसे पता चल जाए कि बच्चा जो है ऐसा है। ठीक है, लास्ट जो निर्णय लेती है वो CWC लेती है। ठीक है,
तो इसी का नेक्स्ट पॉइंट है पूछताछ 4 महीने से कम, यानी कि संप्रेक्षण गृह में 4 महीने से कम समय लगना चाहिए। उसके बाद अब किशोर को सुधार गृह भेजने, परिवीक्षा पर छोड़ने और समूह परामर्श लेने से के आदेश अर्थात ऐसे सभी विधियों का प्रयोग कर सकता है जो अंत में किशोर को के सामाजिक पुनः एकीकरण और पुनर्वास के लिए फ़ायदेमंद हो। यानी कि जब भी किशोर से पूछताछ की जाती है तो उसमें जो समय लगता है वो 4 महीने से कम होना चाहिए, और उसके बाद जो है किशोर को सुधार गृह भेजते हैं, ठीक है, परिवीक्षा पर छोड़ते हैं और समूह परामर्श, यानी कि जो भी उसके साथ जो बिल्कुल बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनके साथ जो है बच्चे को साथ साथ ग्रुप कहें तो काउंसलिंग देते हैं, ठीक है, लेने के आदेश हो सकते हैं कि बच्चे को काउंसलिंग दो और इसके जो सुधार करने की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो देते हैं, और ऐसे सभी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो भी विधियां होती हैं जिससे जो है बच्चे को सामाजिक पुनः एकीकरण, समाज में जाने की हिम्मत, ठीक है, समाज से बॉन्ड जोड़ना, वो सारी और ये पुनर्वास के लिए जो है फ़ायदेमंद होती हैं, वो सारी विधियों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मृत्युदंड, कारावास की सज़ा नहीं दी जाती। अब क्योंकि वो बच्चा जो है 18 साल से कम है और इस अधिनियम में बताया गया है कि किशोर और वयस्क में, यानी कि जुवेनाइल में और एक जुवेनाइल नहीं, बच्चे में और बड़े में क्या फ़र्क है, इसलिए उन्हें जो है मृत्युदंड या फिर जेल की सज़ा नहीं दी जाती है। परंतु किशोर 16 वर्ष से जब अधिक होता है, क्योंकि वो 7 साल से 12 साल तक का था, और अगर बच्चा जो है 16 साल से ज़्यादा का होता है तो विशेष गृह में भेजना खतरा होता है, स्पेशल होम में जाना जो है खतरा होता है, तो कोई सुरक्षित स्थान पर भेज सकता है और मामले को ऐसे आदेश प्राप्ति के लिए राज्य सरकार को सौंप सकता है, ठीक है। तो जो मामले होते हैं ऐसे, क्योंकि वो 16 वर्ष से अधिक है, इसलिए उसे जो है राज्य सरकार जो है ऐसे आदेश देती है कि इनको छोड़ दिया जाए या फिर इसे इस जगह भेज दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देखभाल और संरक्षण की ज़रूरत वाले बच्चे। देखभाल, अब जिन जो विक्टिम्स हैं वो, ठीक है, उनके लिए भी कुछ प्रक्रिया है। तो अध्यक्ष और उनके 4 सदस्य, ठीक है, जिसमें से एक महिला अनिवार्य है। अन्य बाल विशेषज्ञ वाली CWC के अध्यक्ष सदस्यों और समय अवधि सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। जो भी, यानी कि CWC जो होती है इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य और होते हैं, और जिसमें एक महिला जो है अनिवार्य होता है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, सदस्य। और उसकी जो है समय अवधि, नियुक्ति की अवधि सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, सरकार इसको निर्धारित करती है, ठीक है। संरक्षण और देखभाल वाले बाल को पुलिस ऑफिसर और स्पेशल पुलिस यूनिट, किसी भी सरकारी व्यक्ति जो नीड और प्रोटेक्शन वाले बच्चे हैं वो पुलिस ऑफिसर, स्पेशल पुलिस यूनिट, किसी भी सरकारी व्यक्ति जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, चाइल्ड लाइन हो, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन हो, वॉलंटरी इंस्टीट्यूशन हो, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर हो, परमार्थी नागरिक हो, के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। जिससे भी नीड या प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है वो इन सभी व्यक्तियों के द्वारा जो है CWC के सामने लाया जाता है, ठीक है। यदि बच्चा चाहे तो वो खुद भी आ सकता है इस समिति के सामने या कहें तो बोर्ड के सामने, ठीक है। पूछताछ जांच पूरी टाइम पीरियड मैक्सिमम, जो बच्चे से पूछताछ की जाती है उसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 4 मंथ है। होने के बाद आवश्यकता के आधार पर, यानी कि बच्चे को ज़रूरत है या नहीं है, उसके बेसिस पर मामला निपटाने में CWC का अंतिम फैसला माना जाता है, ठीक है। जो CWC है वो अंतिम फैसला लेगी कि बच्चे को पुनर्वास में भेजना है या फिर नहीं, ठीक है। बाल यदि लावारिस, अपेक्षित या किसी अन्य तरह से पीड़ित है, यानी कि छोड़ा हुआ है, अनाथ है या फिर किसी भी दुर्व्यवहार से पीड़ित है, तो उपयोगी पुनर्वास की व्यवस्था तक से बाल गृह या आश्रय गृह में रखने की समिति आदेश दे सकती है। यानी कि कोई भी पूछताछ के बाद जो है अगर CWC को लगता है कि इसे जो है नीड की या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो पुनर्वास की व्यवस्था जो है CWC दे सकती है। उसमें जो है 2 चॉइसेस होते हैं, एक बाल गृह
यानी कि जहाँ बच्चे रहते हैं वो, और एक आश्रय गृह, क्योंकि बच्चे के पास अपना जीवन यापन करने के साधन है नहीं, तो आश्रय गृह एक अच्छा ओपिनियन है वहाँ भेजने का बच्चे को, तो वहाँ का वो आदेश दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तत्काल रिहैबिलिटेशन और सोशल इंटीग्रेशन की कुछ विधियाँ हैं। जैसे इसमें कहा है गोद लेना। ठीक है, तो बच्चे को जैसे अडॉप्ट किया जाता है वो, तो ये ऐसी संस्थाओं के माध्यम से संभव है जिन्हें इस उद्देश्य के लिए नियमों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर समय समय पर मान्यता प्राप्त होती है। क्योंकि जैसे ऐसे कोई संगठन होते हैं, जैसे कि आशा अडॉप्शन सेंटर है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे जो हैं इंस्टीट्यूट हैं हमारे इंडिया में जो बच्चों को गोद देती है। ठीक है, उसके आधार पर जो है जो सरकार द्वारा जो उन्हें मान्यता प्राप्त होती है समय समय पर। और जो बोर्ड है वो एकल अभिभावक यानी कि सिंगल पेरेंट और माता पिता में से किसी एक बच्चे को गोद दे सकती, माता पिता में से, यानी कि कोई एकल पेरेंट्स है या सिर्फ मदर है या फिर कोई फादर है, तो उसमें से किसी को भी एक को बच्चा दे सकता है, गोद दे सकते हैं। और उनके साथ रहने वाले अगर कोई माता पिता हैं या फिर उनके साथ कोई पुत्र पुत्रियां रहती हैं, उनके संख्या के आधार पर जो है लड़के लड़कियों को गोद दे सकती है। तो ये थी कुछ वैकल्पिक विधि की सामाजिक एकीकरण हो या फिर पुनर्वास हो बच्चे का। तो सेकंड है हमारा पालन पोषण, फोस्टर केयर जिसे कहते हैं। ये ऐसे छोटे शिशु को अस्थायी पालन पोषण से संबंधित है जिन्हें गोद में दिया जाता है। ठीक है, फोस्टर केयर यानी कि कहें तो बिल्कुल ही जो स्टेबल नहीं है। ठीक है, शिशु को अस्थायी, ठीक है, इनस्टेबल हैं, वो उनके पालन पोषण से संबंधित होती है। ठीक है, तो जिन्हें गोद दे दिया जाता है। ठीक है, थर्ड है हमारा संरक्षक। तो कहें तो स्पॉन्सरशिप की बीच बीच में कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो बच्चों को चिकित्सीय पोषणात्मक, यानी कि जो हेल्थ केयर होती है बच्चों की, पोषणात्मक जो न्यूट्रिशन होता है, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पीड़ित परिवारों, यानी कि ठीक है, इन 3 चीज़ों की चिकित्सीय, पोषणात्मक, शैक्षिक की जो भी नीड्स होती हैं वो पूरी करने के लिए पीड़ित परिवार जो भी जिस बच्चे को जो है इनकी ज़रूरत है, उनके परिवारों को, बाल गृह वाले बच्चों को विशेष गृह का अनुपूरक सहयोग प्रदान करता है, इनको जो है पूरा सपोर्ट करता है ताकि इनके जो जीने का स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो स्तर है, उनका सुधार किया जाए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट रिहैबिलिटेशन और सामाजिक पुनः एकीकरण की विधि थी। होप आपको समझ आ रहा हो ये एक्ट। तो यहाँ हमारा एक्ट समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है तो मेरे आप चैनल पर विज़िट कर सकते हैं।